यार पूरा काय भरते हो यार, पूरा मत भरा करो। रहने दे, फैल जाता है। गुड इवनिंग। चलें गोवा? हम्म? कौन? नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा था। नहीं, मेरे अभी छुट्टी नहीं है ना हॉस्पिटल से। हम्म? हाँ, मैं अभी गया था ना पहले, गोवा नहीं केरला गया था। इतनों को बारात कहाँ ले जाऊंगा भाई? लड़कों को लेके जाऊंगा सिर्फ। कोयले हैं, एक आध को बेच के भी काम चल सकता है। हैं? सही नहीं भाई? कम खर्चीले एडजस्ट भी हो जाएंगे, है ना? हाँ, वो मालिक वाली दवाई गोवा में बहुत सस्ती है। ठीक है। तो संघर्ष एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की जरूरत नहीं होती, यह सिर्फ समय मांगती है। क्या चाहिए भाई? हाँ, तो समय धैर्य रखोगे तो आएगा, पेशेंस रखोगे तो आएगा। और पेशेंस के साथ टाइम दोगे और पढ़ते रहोगे तो मामला सेट हो जाएगा तुम्हारा भी। गोवा जा भी सकते हो बाद में। बाद में गोवा जा पाओगे? जा सकते हो, अदरवाइज डोला मारू पी के नाली में पड़े हुए सोच सकते हो कि गोवा में, वहां गोवा बीच में पड़ा हूँ। तो रियल में जाना है तो मेहनत करनी होगी भाई। अपन पढ़ रहे थे ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी में पढ़ लिया अपन ने सारे मास्क के टाइप। मास्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेजल प्रोंग है। और नेजल प्रोंग का फ्लो रेट कितना है? 1 to 6 लीटर नेजल प्रोंग के बाद दूसरा वर्जन आता है कैथेटर। वो एयरली यूज है, मेनली बच्चों में यूज होता है। और उसका मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक लेते हैं? नोज से लेके टारगेट्स ऑफ द ईयर तक ले लेते हैं। उसके बाद नॉर्मल मास्क, जिसको हडसन मास्क बोलते हैं, सिंपल ऑक्सीजन मास्क बोलते हैं, कितने लीटर ऑक्सीजन दे सकता है? 6 to 10 लीटर, 6 to 10 लीटर तक दे सकता है। और ये इमरजेंसी में 10 लीटर तक की ऑक्सीजन सप्लाई के टाइम पे यूज किया जा सकता है। और मास्क हमेशा डिस्कम्फर्ट होता है, पेशेंट को क्लस्ट्रोफोबिया करवा सकता है, ये ध्यान रखना है। नेजल स्किन डैमेज कर सकता है क्योंकि नोज पिन को टाइट सील चाहिए। इसके अलावा मास्क में आपने देखा वेंचुरी, जो मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है। मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, और मोस्ट एक्यूरेट का मतलब है जिसमें पर्टिकुलरली मेजर करके ही देना है, तो वो सीओपीडी वाला केस हो सकता है। सीओपीडी में हमेशा लेस देन 2 to 3 लीटर ऑक्सीजन देना है। वेंचुरी मास्क को याद रखना है आपको कि 6 तरह के इसके अडेप्टर है, जेट्स अडेप्टर बोलते हैं उसको, जेट अडेप्टर। तो 6 तरीके के हैं, और कौन कौन से है वो? ब्लू है, व्हाइट है, ऑरेंज है। 24 से लेकर 60% तक FiO2 डिलीवर करेंगे। और लड़के तुम्हारे लिए कैसा गिफ्ट लाएंगे? हाँ, उसे याद तुम रख लोगे। उसके बाद पार्शियल रीब्रीदर है। पार्शियल रीब्रीथ का मतलब यही है कि पेशेंट वन थर्ड ऑफ एक्सपायर्ड एयर को वापस रीब्रीथ करेगा। और जो नॉन रीब्रीदर है, उसमें ओनली वन वे वॉल है। बैग में सिर्फ प्योर ऑक्सीजन रहेगी। एक्सपायर्ड एयर बैग में, रिजर्वायर बैग में एंट्री नहीं मिलती है। और ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन दे सकता है, FiO2 90 अबव 95 100 तक दे सकता है। और सबसे कम ऑक्सीजन वेस्ट करेगा, सबसे कम ऑक्सीजन वेस्ट करेगा। और इसका फ्लो रेट 12 से 15 लीटर है। और नॉन रीब्रीदर का कितना है? 8 से 15 या 6 से 15 बोलो। सॉरी, पार्शियल रीब्रीदर में मिनिमम 6 लीटर पे ऑक्सीजन चलाना है, ताकि बैग पूरा डिफ्लेट ना हो, किंक ना हो। इतना तुमको याद रखना है। इसके बाद तुमने नेबुलाइजर मशीन देख ली, स्टीम इनहेलर देख लिया, जिससे तुम गोरा होंगे, चमकोगे, है भाप लेके। हम्म? वो भी देख लिया, हुड देख लिया, टेंट देख लिया, है ना? इतने ही थे। कंसंट्रेटर मशीन देख ली, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, एनवायरमेंटल एयर से ऑक्सीजन बना सकती है, 1 to 5 लीटर तक ऑक्सीजन दी जा सकती है। अब नंबर आया ये हाई फ्लो वाला सिस्टम, जिसको HFNO या HFNC बोलते हैं। क्या है? हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजनेशन मशीन है। ऐसी दिखने में होगी, ये नेजल कैनुला है, ह्यूमिडिफायर लगा होता है, ट्यूबिंग है, और फ्लो मीटर है। और ये कोरोना में बहुत यूज हुई, जिन पेशेंट्स के लंग्स फुल्ली काम नहीं कर रहे और बहुत हाई फ्लो पे ऑक्सीजन चाहिए। तो एम्स में पहली बार ये कोरोना में आया था। अब सारा पड़ा हुआ स्टोर के कमरे भरे हुए, क्योंकि अब सब सांसें ले रहे हैं अपनी। हम्म? बेच दें? बेच कुछ नहीं सकते, सिर्फ रोज गिनना है, बेचना नहीं है। तो ऐसा फोटो दिखा हो, तुम इसको पहचान लेना। पहचान लोगे? ये 50 लीटर, 50-60 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवरी कर सकता है, FiO2 100% तक डिलीवर कर सकता है। और ऐसा फोटो तुमको पहचानना है। इसके बारे में 2 बात लिख लो। HFNO uses oxygen flow of 50 से 100 लीटर पर मिनट, which allow to deliver a high FiO2, 95 से 100% FiO2 डिलीवर कर सकता है। हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजनेशन, हाई फ्लो नेजल कैनुला ऑक्सीजनेशन मशीन, NC स्टैंड फॉर कैनुला, नेजल कैनुला। घुसर फुसर ना करें, चोंच अपनी सिर्फ सीधी रखें। साइड में चोंच टर्न करने से चोंच में चोंच फंस के टेढ़ी हो सकती है। इसलिए चोंच हमेशा किधर रखनी है? जिधर गर्दन की पोजीशनिंग स्ट्रेट हो, उधर ही रखें। हो गया? 2 लाइन लिख ली कि हाई फ्लो सिस्टम है, 50 लीटर से ml से लेके कितना लीटर से लेके 50 से लेके 100 लीटर तक पर मिनट ऑक्सीजन दे सकता है। FiO2 हाई FiO2 डिलीवर कर सकती है ये मशीन। बस 2 लाइन याद रखो, फोटो दिमाग में छाप लो। अब और क्या लिखोगे इसमें? है? कमाल कर दिया भाई। तो सर की आवाज कहाँ से आई? उधर से आई? बेटा तुम्हारी चेयर यहाँ लगा ले, अभी भी दूर है स्टेज से, है? कॉलर या ट्रकेस्टोमी कॉलर है, ये तुमने देख रखा है? कभी देखा है?
ये ऐसा है, एक कॉलर पट्टे जैसा है, ट्रेकेस्टोमी के साथ अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी ट्रेकेस्टोमी वाले पेशेंट को। तो ऐसे बाबा जी का फोटो दिखा दे और ट्रेकेस्टोमी का पट्टा लगाया हुआ है, पहचानो कौन सी मेथड से ऑक्सीजन दी जा रही है। तो तुमको पहचान लेना का है कि ये ट्रेकेस्टोमी कॉलर है। जो ट्रेकेस्टोमी वॉल होगा, पोर्ट होगा, ट्यूब होगा, उससे डायरेक्ट ऑक्सीजन सोर्स को कनेक्ट कर देंगे और इससे ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन डायरेक्ट ट्रेकिया में मिलेगी। देख रहे हो ट्रेकेस्टोमी होने के बाद ऑक्सीजन लगी है फिर भी बाबा मुस्कुरा रहे हैं। इस बाबा से ज्यादा उदास चेहरे तो यहाँ पड़े हुए हैं, देखो। सीखो इस बाबा से। मैं तो सीख गया इसलिए मैं तो हंसता ही रहता हूँ। कंट्रोल करोगे कोई लो। डायनासोर विलुप्त हो गए, डायनासोर विलुप्त हो गए हैं, और डायनासोर थे या नहीं थे वो भी काल्पनिक है, किसी ने देखा नहीं। हाँ, कई इंसानी रूपी डायनासोर अभी भी मौजूद है। हो गया भाई ट्रैकेस्टोमी कॉलर। चले आगे, क्या बाकी है कुछ? खत्म हुआ ऑक्सीजन, अब खून चढ़ाएंगे। बस 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 बस, अब तुमको चढ़ाएंगे खून। अरे बस भाई, हो गया, जाऊं फिर मैं। अब चढ़ाएंगे खून, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अलग अलग ब्लड के कंपोनेंट्स, कितना ब्लड होता है बॉडी में एवरेज? एवरेज 4 to 5 लीटर। और बॉडी वेट का कितना परसेंटेज? 7 to 8% है। बॉडी वेट का 7 to 8%, वेट का 8% होता है ब्लड। और कितना लीटर हो गया? 4 से 5 लीटर, एवरेज 4 to 5 लीटर। बाकी सारी ब्लड की जानकारी तुम ब्लड में पढ़ोगे एमएसएन में। हम सिर्फ खून चढ़ाएंगे और कौन कौन से प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट है वो चढ़ाएंगे, ठीक है। ब्लड की पूरी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वो सब आप एमएसएन में ब्लड के कंपोनेंट में अक्सर पढ़ाते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पुराने जमाने में ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होल ब्लड दिया जाता था। अभी होल ब्लड का कॉन्सेप्ट नहीं है, होल ब्लड से एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा होती है, इसलिए अब होल ब्लड का कॉन्सेप्ट नहीं है। पर्टिकुलर जिस चीज की डेफिशिएंसी है वही ब्लड चलाया जाएगा, वही ब्लड कंपोनेंट पेशेंट को दिया जाएगा। होल ब्लड ज्यादा एलर्जी करता है, इसलिए उसका चलन धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि सारी मशीनरीज आ गई है कि पर्टिकुलर ब्लड कंपोनेंट को सेपरेट करके दिया जा सकता है। पेशेंट का पूरा ब्लड भी नहीं लेना पड़ता है ना, होल ब्लड डोनेशन की भी जरूरत नहीं है, सेपरेट करिया और क्या किया, बाकी ब्लड रिटर्न टू द डोनर्स बॉडी, ऐसा भी मशीन है। तो इसलिए धीरे धीरे होल ब्लड देने का कॉन्सेप्ट कम हुआ है। पर्टिकुलर किस चीज की जरूरत होगी वही कंपोनेंट दिया जाएगा। तो वो कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है भाई साहब? टीआरबीसी, टीआरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, आरबीसी दे रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल भी दे सकते हो, प्लाज्मा देते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स देते हैं और प्लेटलेट्स देते हैं। प्लाज्मा कौन है? प्लाज्मा क्या है ब्लड में? प्लाज्मा इज, हाँ हाँ, प्रोटीन तो उसके अंदर है ही। अरे भाई, फ्लूइड पोर्शन, कलरलेस फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड, जिसमें से आरबीसी निकाल दी गई है। तो कलरलेस हो गया है, कलर किससे है? आरबीसी से ही है। सीरम क्या है? सीरम क्या है? क्लोटिंग फैक्टर जिससे निकाल दिए, क्या बन गया? सीरम बन गया। प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर निकाल गए, पीछे क्या बचा? सीरम बचा। फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड क्या होता है? ब्लड के कंपोनेंट में फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है? वेरी गुड वेरी गुड, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट को क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड और फॉर्म्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लड बोलते हैं। ये सब ब्लड में पढ़ोगे तुम, वो तो मैं ऐसे ही तुमको ऊपर सुपरफिशियली बता रहा हूँ। ब्लड में पूरा डिटेल पढ़ोगे, हर सेल का टाइप, कौन सा सेल कैसा है, वो सब ब्लड में एमएसएन में पढ़ोगे, तो ज्यादा लोड नहीं लेना। ये एक कम्युनिटी है, अफ्रीकन कम्युनिटी है जोहावी। ये कभी भी लाइफ में चाहे कितने बीमार हो जाए, चाहे मर जाए, पर ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कराते। ये क्वेश्चन आया हुआ एक बार कि वो कौन सी कम्युनिटी है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को गलत मानती है, तो ये याद रखना है, चाहे मर जाना मंजूर है पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे। रिलीजियस रीजन है, स्पिरिचुअल रीजन है इनका। तो किसी भी हाल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव नहीं करने वाली कम्युनिटी कौन सी है? ये जो हवा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? किसने करी? कार्ल लैंडस्टीनर ने करी। किसने करी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? ए बी सी डी है। अच्छा अच्छा, ए बी और ओ होते हैं। और एक न्यू ब्लड ग्रुप जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहलाता है, तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लड ग्रुप भी है एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ओनली इंडियन कॉन्टिनेंटल्स में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस वाले में ये नया ब्लड ग्रुप देखने को मिला है, नया रिसर्च है, वो ज्यादा प्रचलित नहीं है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कौन सा है इंडिया में? ओ, कौन सा? ओ पॉजिटिव। कौन सा है? ओ पॉजिटिव मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है। रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है इंडिया में? है ए बी नेगेटिव। कौन सा है? ए बी नेगेटिव। रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव। ये सब वहां पढ़ लोगे तुम, कोई बात नहीं, छोड़ो। चलो, ये हो गया लिखे। ये सिंपल चीज है, पुराने जमाने में होल ब्लड देते थे, अभी होल ब्लड का कांसेप्ट खत्म हो गया। पर्टिकुलर जिस ब्लड कंपोनेंट की पेशेंट को नीड है, ओनली वही ब्लड कंपोनेंट पेशेंट को चढ़ाया जाएगा। और ये कम्युनिटी है जो ब्लड डोनेशन और ब्लड का रिसीवर बिल्कुल नहीं चाहते। स्पिरिचुअल रीजन है इनका, रिलीजियस रीजन है, इतना याद रखना है। चले आगे अब।
अब ब्लड के कंपोनेंट्स के टाइप्स में देखेंगे अपन, पीआरबीसी देखेंगे। तो पीआरबीसी से बारे में जानकारी ले लो। तो पीआरबीसी का मतलब है पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। देख रहे हो राइटिंग कितनी भयंकर हो गई है? हाँ, ज्यादा अच्छी हो गई है। तो पीआरबीसी क्यों देंगे भाई? किसको रिप्लेस करेंगे? एरिथ्रोसाइट को रिप्लेस करेंगे, आरबीसी को रिप्लेस करेंगे। और ये मेनली किस केस में देंगे भाई? एनीमिया में देंगे। किस में देंगे? एनीमिया में देंगे। इनफ्यूजन टाइम ऑफ वन यूनिट इज यूजुअली बिटवीन 2 to 4 आवर्स। आइडियली पीआरबीसी का एक यूनिट कितने ड्यूरेशन में ट्रांसफ्यूज करना है? तो ड्यूरेशन इज 2 to 4 आवर, मैक्सिमम 4 आवर्स, मैक्सिमम 4 आवर्स में इन्फ्यूज करना है। इसके अलावा ज्ञान की बात कि एक यूनिट कितना हीमोग्लोबिन बढ़ाता है? तो कितना बढ़ाएगा? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। और जो हेमेटोक्रिट है वो 3% बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा हेमेटोक्रिट? 3%। तो जब एक यूनिट पीआरबीसी का पेशेंट को लगाया जाएगा तो वो 1 ग्राम तो हीमोग्लोबिन बढ़ा देगा, और जो हेमेटोक्रिट है बॉडी में वो कितना बढ़ाएगा? 3% बढ़ा देगा। और जो ये लैब में चेंजेस, ये बढ़ा हुआ कब आएगा? कितने घंटे बाद आएगा पीआरबीसी चढ़ाने के बाद? तो 4 to 6 आवर आफ्टर। याद रखना, ये हर लाइन क्वेश्चन है, हर लाइन में से क्वेश्चन बनता है और आया हुआ है कि एक पेशेंट को पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज किया, कितने घंटे बाद उसका एचबी और हेमेटोक्रिट लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। तो आपको याद रखना है ड्यूरेशन इज 4 to 6 आवर्स। अगर पूछा जाए कि पीआरबीसी कितने घंटे में ट्रांसफ्यूज करनी है, तो 2 to 4 आवर्स सिंगल रेंज में याद रखना है। तो मैक्सिमम 4 आवर्स है, आपको 4 आवर्स में ट्रांसफ्यूज कर देनी है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 3% हेमेटोक्रिट बढ़ाएगा। और मेनली ये एनीमिया वाले केसेस में पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज किया जाता है जिसका हीमोग्लोबिन लो हो। कुछ लोगों ने डब्बे भी बना सकते हैं कि ऐसा अच्छा ऐसा दिखती होगी पीआरबीसी। अब ब्लड ट्रांसफ्यूज जब भी करेंगे उसके बाद जो ब्लड का बैग है, ब्लड का बैग किसमें फेंकेंगे और बीटी सेट को किसमें फेंकेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद ब्लड बैग जो है किसमें डिस्कार्ड करोगे भाई? किसमें? येलो, येलो येलो डर्टी फेलो है, काहे करेंगे ऐसा? हम्म। और बीटी सेट किसमें फेंकेंगे? हम्म। टुकड़े करके, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कारण क्या है? अरे काटना है ना, रीयूज ना कर सके कोई, इसलिए कोई भी चीज तोड़ के ही डिस्पोज करना है ना। नॉर्मल कोई भी चीज जो रीयूजेबल होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, हमेशा उसको तोड़ के काट के ही फेंकना है। तो सेविंग बनाने वाली प्लास्टिक की रेजर है ना, उसको भी तोड़ के फेंकने का ही कंसेप्ट है, उस पर लिखा होता है क्लियर इंस्ट्रक्शन में, आज से तोड़ देना। ऐसा इसलिए करते हैं, ब्लड बैग जिस प्लास्टिक का बना होता है वो रिसाइक्लेबल नहीं है। वो क्या है? रिसाइक्लेबल प्लास्टिक नहीं है, इसलिए येलो वाले सारे इंसिनरेट करते हैं, जलाए जाते हैं। क्या करते हैं? डीप बरियल करते हैं या इंसिनरेट कर देंगे। तो बैग जिस प्लास्टिक का बना है वो रीयूजेबल प्लास्टिक नहीं है, इसलिए बैग को येलो में फेंकोगे। और जो आईवीबीटी सेट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है, वो किसमें फेंक दोगे? रेड में, क्योंकि ये कैसा है? ये प्लास्टिक रीयूजेबल है, रिसाइक्लेबल। कितना ज्ञान याद रख लेने का। हम्म। तो बैग को खाली होने के बाद येलो में फेंक दोगे, बहुत बढ़िया बात। फेंक दिया क्या येलो में भाई? अच्छा, तभी बैठे हो निकम्मे। पढ़ो तो, वो 4 लाइन याद कर लो, चारों याद हो गई कि पीआरबीसी एनीमिया वाले केस में देते हैं एक पीआरबीसी का यूनिट 1 ग्राम हीमोग्लोबिन रेज करेगा एंड 3% हेमेटोक्रिट रेज कर देगा। इसके अलावा क्या है कि ये वैल्यू, रेज वैल्यू कब दिखेगी? पोस्ट ट्रांसफ्यूजन 4 to 6 आवर्स के बाद दिखेगी। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन 4 to 6 आवर्स के बाद हमको ये रेज वैल्यू दिखेगी। और कितने ड्यूरेशन में ट्रांसफ्यूज करोगे एक यूनिट? तो 2 to 4 आवर्स है, और अप टू 4 आवर्स याद रख सकते हो। चले आगे अब। स्टोरेज टाइम कितना, कितने दिन तक पीआरबीसी को ब्लड बैंक में स्टोर किया जा सकता है? तो मिनिमम 35 डेज एंड मैक्सिमम 42 डेज। टेम्परेचर याद रखना है तो 1 to 6 डिग्री है, 1 to 6 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड, ये भी याद रखना है बिल्कुल। ये सब पॉइंट सिर्फ क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। यूनिट हमेशा इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी पे है। हर इंस्टीट्यूट में ब्लड का यूनिट है ना, जो अमाउंट होता है वो डिफर करेगा। वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो आपको ध्यान रखना है, एवरेज एक पीआरबीसी का यूनिट 350 ml के इक्वल होता है, 350 ml के इक्वल होता है। वो सब स्टोरेज वाला, जिससे ब्लड क्लॉट ना हो, एंटीकोगुलेंट्स, वो मिक्सर बैग में ऑलरेडी पहले से ही होगा। इसके अलावा washed रेड ब्लड सेल में बी प्रेस्क्राइब फॉर क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या कि पेशेंट को बार बार ब्लड लगाते हैं और एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगी। पेशेंट को एलर्जी के साइन देखने को मिलते हैं, रैशेज हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, हाइव्स हो जाते हैं, खुजली आने लगती है, अर्टिकेरिया हो जाता है। तो क्या करोगे? तो उसका तरीका यह है कि washed रेड ब्लड सेल, ये एक प्रोसीजर है जिसमें ब्लड बैंक में इस आरबीसी को वॉश कर लेते हैं, जिससे डब्ल्यूबीसी निकल जाती है। जिससे क्या होता है? डब्ल्यूबीसी निकल जाए, हमेशा एलर्जिक रिएक्शन डब्ल्यूबीसी करती है। तो डब्ल्यूबीसी को निकाल देना है वॉश करके ब्लड को। और ये वॉश ऐसे नहीं है कि पानी में डुबाया, बाल्टी में धपाक से धो दिया और निकाल दिया, ऐसा नहीं है, वो मशीन होती है सेपरेट करने की। ठीक है, तो वॉश्ड रेड ब्लड सेल्स देना है अगर पेशेंट को एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही हो। एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो आपको याद रखना है, या बचने के लिए क्या करना है? तो वॉश्ड रेड ब्लड सेल इन्फ्यूज करना है, वॉश्ड रेड ब्लड सेल को ट्रांसफ्यूज करना है। पीआरबीसी के बारे में अभी तक की बात है कि पीआरबीसी एनीमिया के स्टेज में दिया जाएगा, और पीआरबीसी चढ़ाने के बाद
1 ग्राम तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है और 3% हेमाटोक्रिट बढ़ेगा, और ये बढ़ी हुई रेंज हम 4 to 6 आवर्स पोस्ट ट्रांसफ्यूजन चेक कर सकते हैं। 4 to 6 आवर्स बाद में ट्रांसफ्यूजन के चेक कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला जो बैग है वो आपको येलो में डिस्कार्ड करना है, क्योंकि ये जिस प्लास्टिक का बना है वो रिसाइक्लेबल नहीं है। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट यानी बीटी सेट है वो किसमें करोगे, वो रेड में करेंगे, और रेड वाला प्लास्टिक रिसाइक्लेबल होता है। इसके अलावा स्टोरेज जो है इसका, स्टोरेज 35 मिनिमम मैक्सिमम 42 डेज पे, टेम्परेचर 1 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखना है, और पीआरबीसी का एक यूनिट 2 to 4 आवर्स में ट्रांसफ्यूज करना है, 2 to 4 आवर्स में ट्रांसफ्यूज करना है। जिसको भी ट्रांसफ्यूजन एलर्जी हो रही हो उसको वॉश्ड आरबीसी दे सकते हो। चल आ गया, हो गया भाई, कोई बात खोपड़िया में घुस रही है कि ना, घुस जाएगी घुस जाएगी। अब नंबर आता है प्लेटिलेट का। प्लेटिलेट्स क्या है भाई, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। प्लेटलेट कब चढ़ाएंगे, किसी को प्लेटलेट काउंट कम होगा, प्लेटलेट काउंट कम होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। नॉर्मल प्लेटलेट की वैल्यू कितनी होती है बॉडी में, 1.5 से 4 लाख, 1.5 से 4 लाख तक नॉर्मल रेंज है। इसके अलावा प्लेटलेट में क्रॉस मैचिंग की जरूरत नहीं है, प्लेटलेट में क्रॉस मैचिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन एंटीबॉडी कुछ नहीं होता। तो प्लेटलेट जब भी ट्रांसफ्यूज करते हैं क्रॉस मैच की जरूरत नहीं होती। फिर भी इमरजेंसी नहीं है तो ब्लड बैंक वाले करते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट डब्ल्यूबीसी का रह सकता है और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कर सकता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी रिमेन हो सकती है। तो रिएक्शन से बचने के लिए ऐसे ही क्रॉस मैच कर लेते हैं, बट जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं होती। क्रॉस मैच का मतलब क्या है, अरे रिसिपिएंट का जो ब्लड ग्रुप है, जो आरएस टाइप है, उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा डोनर वाला ग्रुप, उसको देखते हैं बस। वॉल्यूम प्लेटलेट का वेरी कर सकता है, प्लेटलेट का भी बैग का वॉल्यूम वेरी करता है, और इसको हम ट्रांसफ्यूज कितनी देर में करेंगे, तो ये हमेशा रैपिड इन्फ्यूजन दिया जाता है, फास्ट चलाया जाता है, और 15 से 30 मिनट में खत्म कर देने का है। कितने में, 15 से 30 मिनट में रैपिडली इन्फ्यूज करके खत्म करेंगे। एक प्लेटलेट का यूनिट अगर किसी को एडमिनिस्टर किया है तो 5 से 10,000 प्लेटलेट बढ़ाएगा। कितनी बढ़ाएगा, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। 1 यूनिट ऑफ प्लेटलेट इंक्रीजेस 5 to 10,000 प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स रैपिडली दिया जाता है, 15 से 30 मिनट में फिनिश करना है, 15 to 30 मिनट में फिनिश करना है। इसके अलावा प्लेटलेट को हम स्टोर 7 डेज तक, 5 to 7 डेज रेंज है, और आप मैक्सिमम 7 डेज याद रख सकते हो, वो भी रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर में भी अगर रेंज पूछ ले तो 22 से 24 डिग्री, कितने पे, 22 से 24 डिग्री रेंज पे स्टोर किया जा सकता है। वहीं पीआरबीसी का स्टोरेज कितना था, 35 से 42 डेज, और टेम्परेचर कितना था, 1 to 6 डिग्री। तो ये भी याद रखने की चीज है, यहाँ याद रखना है। और जो प्लेटलेट है ये रूम टेम्परेचर पे रखना है, और आइडियल सुटेबल रूम टेम्परेचर होता है 22 से 24 डिग्री। एक यूनिट जब प्लेटलेट का हम चढ़ाएंगे तो 5,000 से 10,000 प्लेटलेट इंक्रीज होगी। वहीं अगर पीआरबीसी का एक यूनिट चढ़ाएंगे तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन और 3% हेमाटोक्रिट बढ़ेगा। ब्लड के दो ही मेन पार्ट होते हैं, क्या होता है, एक तो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट और दूसरा होता है प्लाज्मा। तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितने परसेंट होता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट 45% होता है, 55% कौन होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में होता क्या है, प्लाज्मा में एल्यूमिन ग्लोबुलिन और बाकी क्लोटिंग फैक्टर्स है, यूबिनोजन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये सब क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर्स प्लाज्मा में मिक्स होते हैं। तो वो सब ब्लड में तुम पढ़ोगे वैसे। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी थी बेटा, फोन वाले भैया जी बताना, मेरे को नाम बताना, वो कौन आदमी था, वो कौन था वो, बाकी ना बोले मुझे घुसर घुसर सुनाई दे देगी। बेटा बता, कौन था वो जिसने ब्लड ग्रुप की खोज करी या डिस्क्राइब किया, कौन था वो आदमी। अभी मैंने नाम बताए थे पहले, एक ही नाम था, सोचो कुछ, कौन था वो तुम्हारा दोस्त, सुनाई नहीं दिया, क्या मैंने मन में बोला, ऐसा मत इल्जाम लगा भाई, ये तो डायरेक्ट ब्लेमिंग है, प्रोजेक्शन। बैठो, कौन था वो, कार्ल लैंडसिनर। जिसको नहीं सुनाई दिया ये वर्ड दोबारा सुन ले, पीछे वाले भैया जी इस्माइल, और लिख लो ये नाम, कार्ल लैंडसिनर है, लिख लिया कि ब्लड ग्रुप की खोज और डिस्कवरी या डिस्क्राइब किसने किया, तो कार्ल लैंडसिनर ने किया। ऐसा नहीं करते भैया जी, मुझे पता था नहीं बताओगे तुम। और ब्लड ग्रुप ए बी और ओ होते हैं। यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है, ओ कौन सा ओ है, ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है, ए बी पॉजिटिव, कौन सा है, ए बी पॉजिटिव। ये तो तुम याद ही है तुमको, हो गया। अब तो प्लेटलेट के बारे में कहीं भी बातें इतनी है कि पेशेंट में जब भी प्लेटलेट की कमी होगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा या डेंगू हेमरेजिक फीवर होगा जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उन कंडीशन में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करनी पड़ती है। और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हमको रैपिडली करना होता है, 15 से 30 मिनट की ड्यूरेशन में रैपिडली ट्रांसफ्यूज कर दो, और एक यूनिट प्लेटलेट का 5 से 10,000 प्लेटलेट बढ़ा देता है। और इसको स्टोर कर सकते हैं 5 to 7 डेज एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर इट मींस 22 से 24 डिग्री, 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आगे चलता हूँ, गुरगु ना करें, क्या हुआ है, पीसी, अरे पड़ोसी भी दिखा दो ना, हाथ रख के बैठ गई तो कहाँ से लिखेगी वो, हाथ हटा ले बेटा, हाथ हटा लेना, पर नहीं पलट दिया तूने तो, वो देखो उसने नया पेज निकाल डाला, कैसे लिखेगी, मेरा नहीं देखने दूंगी, उसने अलग लिखा है ना बेटा, एडिशनल। हो गया अब। प्लेटलेट के टाइप्स की बात करें तो प्लेटलेट में क्या होता है, आरडीपी और एसडीपी, आरडीपी और एसडीपी होता है। आरडीपी को रैंडम डोनर प्लेटलेट्स बोलते हैं, नाम से दिख रहा है रैंडम डोनर। रैंडम डोनर का मतलब यही है कि जो डोनेटेड ब्लड है
उसी में से सेपरेट करना है, प्लेटलेट को सेपरेट करना है, यानी कि ब्लड डोनेशन कैंप लगा और तुमने ब्लड डोनेट किया वहां, अब उसमें से प्लेटलेट सेपरेट कर जाएगी। अब उसमें से 4 to 6 आवर्स के बाद प्लेटलेट सेपरेट की जाएगी सेंट्रीफ्यूजन के द्वारा। सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है ब्लड बैंक में, उससे सेपरेट करते हैं, इसको हम रैंडम डोनर प्लेटलेट बोलते हैं। दूसरा सिंगल डोनर प्लेटलेट, जिसको हम एसडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसडीपी। ये एफआरएसिस मशीन के थ्रू कैंडिडेट जाएगा ब्लड बैंक, वहां लेटेगा और उसका कनेक्टिंग की जाएगी, ब्लड को ब्लड बाहर आएगा, उसमें से प्लेटलेट सेपरेट होगी, बाकी ब्लड वापस अंदर चला जाएगा। इसको बोलते हैं सिंगल डोनर प्लेटलेट और एसडीपी। ये भी एफआरएसिस मशीन के थ्रू सेपरेट किया जाता है। एक यूनिट एसडीपी का कितने यूनिट आरडीपी के बराबर है? 5 to 10 यूनिट। ये याद रखना है कि एक यूनिट एसडीपी का 5 to 10 यूनिट ऑफ आरडीपी के बराबर है। तो यानी कि सिंगल डोनर जो होगा उससे जितनी प्लेटलेट निकाली जाती है ना, वो प्योर प्लेटलेट है। अब एक यूनिट से इतनी नहीं निकल पाएगी, इतनी निकल नहीं पाती, तो एक यूनिट डोनेटेड ब्लड से इतनी आरडीपी एसडीपी नहीं निकलेगी। तो बड़ा कौन हुआ? प्योर कौन हुआ? ज्यादा किसमें है? एसडीपी में है। तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है। रैंडम डोनर में सिंपल है, डोनेटेड ब्लड से प्लेटलेट सेपरेट करना, और जो एसडीपी है सिंगल डोनर वाला, वो कैंडिडेट डोनर खुद ब्लड बैंक जाता है और वहां डोनेट करता है, प्लेटलेट सेपरेट हो जाएगी एफआरएसिस मशीन से, और रिमेनिंग ब्लड वापस ट्रांसफ्यूज किया जाता है पेशेंट में ही, डोनर में ही। ये तो तुमने लिख लिया। किन किन कंडीशन में प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है? तो डेंगू वाले में, ल्यूकीमिया वाले में, कैंसर वाले में, बोन मैरो डेफिशिएंसी वाले में, इन पेशेंटों में प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है। आरडीपी का एक यूनिट 40 से 70 ml का हो सकता है। आरडीपी का एक यूनिट 40 से 70 ml का हो सकता है, वहीं एसडीपी का एक यूनिट लगभग 300 ml का होता है। कितना? 300 ml का होगा। अरे ये डीपी समझ में आई कि नहीं आई तुमको? नहीं आई? अरे कुछ नहीं है, रैंडम डोनर नाम से लिखा, रैंडमली। रैंडमली का मतलब है जिसने भी ब्लड डोनेट किया है, ब्लड डोनेटेड ब्लड पड़ा हुआ है ब्लड बैंक में, ब्लड बैंक वाला कोई सा बैग, किसी का भी बैग से उठा के डोनेटेड ब्लड के बैग से विद इन डोनेशन के विद इन 4 to 6 आवर्स में प्लेटलेट सेपरेट कर लेगा, प्लेटलेट सेपरेट कर लेगा, वो तो है रैंडम डोनर। और सिंगल डोनर वाला, डोनर खुद ब्लड बैंक जाएगा, वहां प्रोसेस जैसा ब्लड डोनेट करते हैं वैसे प्रोसेस से ब्लड डोनेट होगा, एफआरएसिस मशीन लगी होगी, उससे प्लेटलेट सेपरेट होकर सेपरेट बैग में कलेक्ट की जाएगी, रिमेनिंग ब्लड वापस पेशेंट में ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। हो गया? ट्राई उछल कूद कर रहा पहलवान, कोई दिक्कत है? खंबे के पीछे का छुप गया फिर। अरे हुआ कि ना? तो अभी तक तुमने क्या पढ़ लिया? पहले तो पीआरबीसी, सुनो पीआरबीसी के बारे में। पीआरबीसी क्या करेगा? एनीमिया में हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, एरिथ्रोसाइट को रिप्लेस करता है। एक यूनिट लगभग 350 ml का हो सकता है। पीआरबीसी का एक यूनिट 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, 3% हेमाटोक्रिट बढ़ाता है। इसको ट्रांसफ्यूज हम 2 to 4 आवर्स में करना है। स्टोरेज 1 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे 35 से 42 डेज तक स्टोरेज कर सकते हैं, इतनी बात का ख्याल रखना है। और ये जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो कितने घंटे बाद देख सकते हैं? 4 से 6 घंटे बाद, 4 to 6 आवर्स आफ्टर दी ट्रांसफ्यूजन। दूसरी बात आती है प्लेटलेट की। अब प्लेटलेट क्या करेगा? जिसका प्लेटलेट काउंट कम हो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, ब्लीडिंग हो रही हो, डेंगू हो, ल्यूकीमिया हो, इन कंडीशन में ट्रांसफ्यूज किया जाता है। बोन मैरो डिप्रेशन में भी उस कंडीशन में ट्रांसफ्यूज करेंगे। एक यूनिट प्लेटलेट का 5 से 10,000 प्लेटलेट बढ़ा देगा। कितना बढ़ाएगा? 5 से 10,000 प्लेटलेट बढ़ाएगा। और प्लेटलेट हमेशा रैपिडली ट्रांसफ्यूज किया जाता है, 15 to 30 मिनट में खत्म कर देना है, 15 to 30 मिनट में खत्म करना है, बस। आरडीपी और एसडीपी में क्या है? आरडीपी रैंडम डोनर है, डोनेटेड ब्लड से 4 से 6 घंटे के अंदर ब्लड बैंक वाला बैग उठाएगा और प्लेटलेट निकाल लेगा। क्या हो गया? रैंडम डोनर। सिंगल डोनर, डोनर खुद ब्लड बैंक जाएगा और मशीन पे लेटेगा, सेपरेट होगी प्लेटलेट, दूसरा रिमेनिंग ब्लड वापस उसके अंदर चला जाएगा। एसडीपी का एक यूनिट 300 ml का है, वहीं प्लेटलेट जो आरडीपी है उसका एक यूनिट 40 से 70 और 50 से 70 ml का ही होता है। कितना? 40 से 70 या 50 to 70 ml का ही होता है। बस इतनी बात है। चले आगे चले। हाँ, ये आ गया, तुम्हारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो मैं बोर्ड भी लिखने वाला था अभी। तो आरडीपी का एक यूनिट कितने का है? 40 से 70 ml का है, वहीं एसडीपी का एक यूनिट 300 ml का, कितने का? 300 ml का है। तभी उसका कितना 5 to 10 गुना है, तभी उस आरडीपी का कितना है? 5 to 10 टाइम्स है ना। तो 1 एसडीपी यूनिट इज 5 to 10 टाइम ऑफ 5 to 10 टाइम ऑफ आरडीपी। ब्लड के दो बैग पड़े हुए हैं, एक में पीआरबीसी और एक में प्लेटलेट है, पहचान लोगे क्या? रुको मैं पूछता हूँ कैसे पहचानेगा, मुझे पहले पहचानने दो कि वो कैसे पहचानेगा, कौन है वो।
कैसे पहचानेंगे बेटा, कैसे पहचानेंगे? आपके पास 2 बैग रखे हुए हैं, ब्लड के 2 बैग, एक में पीआरबीसी है, एक में प्लेटलेट है। आप बैग को देखते ही तुरंत पहचान लोगे, नाम नहीं पढ़ना है कि प्लेटलेट है, आरबीसी लिखा हुआ है। कैसे पहचानोगे? हाँ, वेरी गुड। क्या होगा? पीआरबीसी कैसी दिखेगी भाई? खून है ना? हाँ, लाल। हैं? और प्लेटलेट कैसा दिखेगा? हाँ, कलरलेस, क्रीम कलर, येलो बोलो, कुछ भी बोलो, पहचान लेने का है तुमको। तो रैंडम डोनर वही है कि डोनेटेड ब्लड से 4 टू 6 आवर्स में प्लेटलेट को सेपरेट करना, क्या कहलाता है? आरडीपी कहलाता है। एसडीपी जो सिंगल डोनर प्लेटलेट है, इसे डोनर ब्लड बैंक जाएगा, एफरेसिस मशीन पे लेटेगा, उससे कनेक्टिंग होगा, प्लेटलेट सेपरेट हो जाएगी, रिमेनिंग ब्लड बॉडी में वापस दे दिया जाएगा। अब आया नंबर किसका? एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में बी यूज टू प्रोवाइड क्लोटिंग फैक्टर और वॉल्यूम एक्सपेंडर। प्लाज्मा को हम वॉल्यूम एक्सपेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम एक्सपेंडर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि पेशेंट को वॉल्यूम एक्सपेंड करना है, हाइपोवोलीमिया में है, क्या दोगे? क्या दोगे? एफएफपी देंगे भाई। और इसमें साथ में होते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स। क्या होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर्स। इसमें प्लेटलेट्स नहीं है, क्लोटिंग फैक्टर्स है। और अगर एक बार फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा प्रिपेयर कर लिया है, थो कर लिया है, थोइंग क्या है? थोइंग एक प्रोसेस है जिससे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? थोइंग कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। अगर ये तैयार कर लिया और लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है तो विद इन 2 आवर्स आपको लगाने का ही है, इन्फ्यूज ट्रांसफ्यूज करना ही है। क्या करना है? अगर सॉलिड से तुमने प्रिपेयर करके लिक्विड बना लिया है, अगर बना लिया है इसका मतलब है, अब बना लिया है तो बनाने के 2 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफ्यूज करना है, अदरवाइज खराब होगा। एक यूनिट एफएफपी 200 ml का है लगभग। एफएफपी इन्फ्यूज ये भी रैपिडली ही दिया जाता है, ये भी 15 टू 30 मिनट्स में दे देंगे इसको भी। आरएच कंपेटिबिलिटी और एबीओ कंपेटिबिलिटी चाहिए। आरएच एंड एबीओ कंपेटिबिलिटी इसके लिए चाहिए होगी प्लाज्मा के लिए। इसके अलावा किससे असेस करोगे? असेस किससे कर सकते हो भाई? कि इवैल्यूएशन इज असेस्ड बाय प्रोथ्रोम्बिन टाइम, या फिर एपीटीटी कर सकते हो एंड हाइपोवोलीमिया। अगर पेशेंट हाइपोवोलीमिया में है तो एफएफपी लगाएंगे। वॉल्यूम में इंप्रूवमेंट हुआ है, इसका मतलब प्लाज्मा काम कर रहा है, जो एफएफपी चढ़ाया है वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है, पेशेंट का वॉल्यूम बॉडी में बढ़ा है। स्टोरेज टाइम 1 साल तक -40 डिग्री में। 1 साल तक कितना? -40 डिग्री। अब ये -40 डिग्री तुमको मैंने बताया था टेम्परेचर में कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहीट में इक्वल होता है। एट द पॉइंट एट विच सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहीट आर इक्वल्स, तो वो पॉइंट कौन सा है? -40 वाला है। -40 डिग्री, तो -40 डिग्री चाहे सेंटीग्रेड लिख लो चाहे फ़ारेनहीट लिख लो, दोनों बात एक ही है। तो जिस पेशेंट में भी ब्लीडिंग टाइम डिस्टर्ब है, क्लोटिंग टाइम डिस्टर्ब है, क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसीज है, या बहुत ज्यादा ब्लीड हो गया है, पेशेंट को हाइपोवोलीमिया हो गया, ब्लीडिंग के कारण एक्यूट ब्लड लॉस हो गया है वो, तो तब क्या देना है? एक्यूट ब्लड लॉस में हमेशा एफएफपी देते हैं। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है, प्लाज्मा इसमें वॉल्यूम एक्सपेंडर है, इसलिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इन्फ्यूज करेंगे। होल ब्लड और पीआरबीसी देने की जरूरत नहीं होती। क्या देते हैं? वॉल्यूम एक्सपेंडर देते हैं। वॉल्यूम एक्सपेंडर देना जरूरी है। स्टोरेज टाइम 1 साल तक -40 डिग्री में रखते हैं। वहीं पीआरबीसी को 35 से 42 डेज रखते हैं। कितना? 35 से 42 डेज रखते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर पीआरबीसी का 1 टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं प्लेटलेट 5 टू 7 डेज तक स्टोर कर सकते हो एट दी रूम टेम्परेचर, यानी कि 22 से 24 डिग्री। उसके बाद आपका ये क्या आ गया? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये -40 डिग्री पे 1 ईयर तक स्टोर किया जा सकता है। क्या? थर्ड का लाइन का मीनिंग? तो थर्ड का मीनिंग का लाइन इतना हिंदी में लिखा है ना मैंने, इतना हिंदी में लिखा है ना ये। अरे भाई साहब, -40 डिग्री में स्टोर रहता है तो बर्फ का गोला ही चढ़ा दोगे क्या पेशेंट को? पिघलाना नहीं पड़ेगा? तो इस बर्फ के गोले को पिघलाने के प्रोसेस को हम थॉइंग कहते हैं। अगर एक बार पिघला लिया तो पिघलाने के विद इन 2 आवर्स पेशेंट को लगा देना है। ये है थर्ड लाइन। पांचवी लाइन क्या कह रही है? कि रैपिडली देना है 15 से 30 मिनट में। ठीक है, पांचवी लाइन यही है, 15 से 30 मिनट में चढ़ा देने का बस। और कोई लाइन? अरे काहे टेंशन में आ गई? अरे भाई, -40 डिग्री पे स्टोर किया हुआ है प्लाज्मा, तो -40 डिग्री पे स्टोर किया, इसका मतलब बर्फ का गोला बना हुआ है। अब बर्फ का गोला पेशेंट को कैसे ट्रांसफ्यूज करोगे? पिघलाना पड़ेगा ना भाई। तो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रोइंग। तो एक बार थ्रोइंग कर ली यानी पिघला दिया है गोला, तो चढ़ाना होगा विद इन 2 आवर्स, और चढ़ाएंगे 15 से 30 मिनट में। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। अब ठीक बात? अरे भाई, भेजे में घुसी कि ना घुसी है? पक्का? अब पूछूंगा वापस। चलो आगे भाई, पहलवानो। अब आता है क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट ये कहाँ है भैया? ये प्लाज्मा से ही बनाया जाएगा, और इसको भी 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। कितना? -40 डिग्री। ये भी 1 साल के लिए -40 डिग्री पे स्टोर करेंगे। ये भी वंस थॉट द प्रोडक्ट मस्ट बी यूज विद इन 2 आवर्स। ये भी 1 यूनिट, ये भी रैपिडली देना है।
और इसमें स्पेशली क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, इसमें स्पेशली क्लोटिंग फैक्टर्स है, सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन निकाल दिया है, क्या कर दिया है, प्लाज्मा प्रोटीन हटा के सिर्फ क्लोटिंग फैक्टर्स का एक इन्फ्यूजन बना लिया, उसको हम बोलते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे, क्रायोप्रेसिपिटेट। और क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी जिस भी मरीज में होगी उनमें लगाएंगे, हीमोफीलिया वाले में। किसमें लगाएंगे, हीमोफीलिया वाले में, क्योंकि फैक्टर 8 और फिब्रिनोजन, स्पेशली फैक्टर 8 और फिब्रिनोजन का भरपूर भंडार होता है क्रायोप्रेसिपिटेट। तो ये स्पेशली हीमोफीलिया वाले पेशेंट या अदर कोई पेशेंट जिनमें क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी हो, क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी हो, क्लोटिंग फैक्टर को रिप्लेस जब भी करना हो क्रायोप्रेसिपिटेट देंगे। क्या देंगे, क्रायोप्रेसिपिटेट चढ़ाएंगे। एनीमिया हुआ है, पीआरबीसी चढ़ा देंगे। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण, ब्लड लॉस के कारण हाइपोवोलीमिया हो गया है, तो क्या चढ़ाएंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ा देंगे। वहीं अगर कोई कैंसर के कारण, ल्यूकीमिया के कारण या फिर डेंगू के कारण ब्लीडिंग के चांसेस बन रहे हैं और प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गए हैं, तो प्लेटलेट काउंट कम हो गए हैं तो प्लेटलेट चढ़ाएंगे। और प्लेटलेट दो तरीके की है, डोनर दो तरीके से दे सकता है, या तो स्टोर्ड ब्लड से लेगा, और स्टोर्ड ब्लड से लेने वाले प्लेटलेट को हम रैंडम डोनर प्लेटलेट्स कहेंगे। और दूसरा है जो सिंगल डोनर एसडीपी है, वो डायरेक्टली ब्लड बैंक में डोनर जाएगा और ओनली प्लेटलेट सेपरेट होगी, मीनिंग ब्लड वापस बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है, वो सिंगल डोनर प्लेटलेट कहलाता है। तो प्लाज्मा को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटेट दोनों एक ही चीज है। प्लाज्मा में से ही ओनली क्लोटिंग फैक्टर का सेपरेट कर लेना क्रायोप्रेसिपिटेट बन गया है। दोनों को -40 डिग्री पे 1 ईयर तक स्टोर कर सकते हैं। और जिन पेशेंट में भी क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होगी उनमें क्रायोप्रेसिपिटेट देंगे, उनमें क्या देंगे, क्रायोप्रेसिपिटेट। ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट को हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या बोलेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड पूछ लिया जाए तो लिक्विड पार्ट कौन है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में से क्या अलग कर लिया, हम्म, प्लाज्मा में से अगर क्लोटिंग फैक्टर को सेपरेट कर लिया तो वो सॉल्यूशन क्या बन गया, क्रायोप्रेसिपिटेट बन गया। चलें आगे अब। अरे हो गया, हो गया क्या भाई, क्या बोलना चाह रहे हो, कौन, अच्छा अमाउंट, अमाउंट 15 से 30 ml ही रहता है, क्योंकि क्या किया है, सिर्फ क्लोटिंग फैक्टर निकाल डाला। क्या निकाल डाला, क्लोटिंग फैक्टर निकाल डाला है, तो बहुत बहुत कम अमाउंट में आएगा, आगे टेबल आएगी सबका कितना अमाउंट है, घबराए नहीं, धैर्य रखे। होल ब्लड पुराना कॉन्सेप्ट, जिसमें ब्लड में सारी चीजें हैं वही चिपका देंगे मरीज को, सारा एक साथ चढ़ा देंगे, सारे कंपोनेंट को एक साथ चढ़ा देंगे। एक यूनिट 350 ml का प्लस 50 ml, वो आपका, चाहे पीआरबीसी का पूछा हो या होल ब्लड का पूछा हो, याद रखना है सेम रहेगा। स्टोरेज टाइम भी वही है, 35 से 42 डेज कर सकते हो, मिनिमम 35 है, मैक्सिमम 42 डेज है, स्टोरेज वही रहेगा। होल ब्लड का मतलब यही है, होल है, सब कुछ है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट सब इसके अंदर ही है। और इससे ज्यादा पेशेंट को रिएक्शन होती है, एलर्जिक रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इसके कारण ये चीजें अभी नहीं देते, अभी नहीं देते, बट ये पहले दिया जाता था। खून की कमी है तो भी होल ब्लड, शॉक में है तो भी होल ब्लड, बट अभी बहुत रेयरली दिया जाता है। शॉक वाली कंडीशन में दे सकते हो अगर आपके पास फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा नहीं है तो। वैसे कंपेरेटिवली आज तुम बहुत फास्ट चल रहे हो, है ना, आज तुम एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस हो रखे हो। रील ना दिखा भाई, कोर्स, कोई कोर्स नहीं करना है, जो लिया है उसी को पढ़ो, दूसरे कोर्सों पे ध्यान ना दें, इधर उधर ज्यादा ताका झाकी ना करें। आपने जो कोर्स लिया है उसी से सेटिस्फाइड फील होके सिर्फ अगर उतना ही दिल से मन से 100% पढ़ लोगे ना, वो सफिशिएंट है। भले कोर्स 5 ले लो और 5 अलग अलग कोचिंग का ले लो, जितना ज्यादा इधर उधर ताका झाकी होगी कंफ्यूजन उतना ही बढ़ेगा। नॉर्मल सी बात है भाई, तुम 5 लोगों को एक साथ देख रहे हो तो तुम्हारे मन में कंफ्यूजन रहेगा ना, कौन सा चूज करें। सीधी सी बात है, एक ही को चूज किया और उसी के साथ मन से रहेंगे तो नो कंफ्यूजन, सफलता, सक्सेस रेट बढ़ जाती है, सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। तो सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए नो ताका झाकी एट ऑल। देख रहे हो विनोद एग्जाम्पल तुम्हारे पे, हैं? हो गया, क्या हुआ है, कोई अंदर अंदर बोल रहा है कुछ, ये नींद में जैसे बोलते हैं ना वैसे बोलती रहती है, ना आवाज हम तक आती है ना इसको पता चलता पूछना क्या चाहती है। नाम, क्या करना क्या है नाम का, समझ नहीं आया मुझे, आउट ऑफ सिलेबस बात थी शायद। हो गया। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स है, एक यूनिट इसका भी लगभग 400 ml का आता है, ये स्टोर कर सकते हैं 14 डेज तक, इन्फ्यूजन टाइम इसका 1 आवर रहता है। और ये कैंसर और ल्यूकीमिया में देते हैं जिनमें डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो, बट ये भी रेयरली यूज्ड वाला कंपोनेंट है कि डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूज कर दिए, ऐसा बहुत रेयरली वाला है। तो दो बातें इसके बारे में भी याद रख सकते हो कि 400 ml वाला है, स्टोरेज टाइम जो है आपका 14 डेज रहेगा।
इन्फ्यूजन 1 आवर में कर सकते हैं और कैंसर ल्यूकीमिया इन मरीजों में दिया जा सकता है। जो ब्लड बैग होता है उसमें हम एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं भाई। हम्म उसको बोलते हैं हम सीपीडीए, क्या बोलते हैं, सीडीपीए सॉरी, क्या बोलते हैं, साइट्रेटेड डेक्सट्रोज फॉस्फेट एडेनाइन बोलते हैं। साइट्रेटेड डेक्सट्रोज फॉस्फेट एडेनाइन होता है, वो लिखवाऊंगा आगे आएगा। सीपीडीए बोलो सीडीपीए बोलो, कंटेंट तो चेंज नहीं होगा, है ना, कि जो चार चीजें हैं वही रहेगी। जैसे एनएस में सोडियम क्लोराइड है तो क्लोराइड सोडियम बोलने से दोनों अलग हो गए क्या, अंदर ही है बोतल में ही, अलग थोड़ी हो गए, अंदर ही है ना। जैसे पानी में क्या होता है, हाँ H2O क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है H2O। तो अगर ऐसा बोल दे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो क्या अलग हो गए क्या, वो सेपरेट हो गए, नहीं हुए ना, रहेंगे पानी के अंदर ही, वही दो चीजें रहेगी। तो वैसे ही याद रख लो डब्ल्यूबीसी रेयरली यूज होता है ल्यूकीमिया और कैंसर में, और 1 यूनिट 400 ml का हो सकता है, 1 आवर में ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। स्टोरेज टाइम कितना है, 14 दिन। लिख ली 4 लाइन तो आगे चलूं मैं, ये होता है। सीडीपीए याद रख लो या सीपीडीए याद रख लो, जो भी तुमको अच्छा लगे वैसा याद रख सकते हो। तो इसमें होता क्या है, साइट्रोज डेक्सट्रोज और फॉस्फेट और एडेनाइन, ये चार चीजें मिलके एंटीकोगुलेंट का काम करते हैं, इनका मिश्रण बनके डलता है उसमें, और ये ब्लड को बैग में क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं। चले आगे, तो पीआरबीसी, होल ब्लड, एफएफपी और क्रायोप्रेसिपिटेट एंड प्लेटलेट्स। स्टोरेज टाइम बिल्कुल याद रखना है, ट्रांसफ्यूजन टाइम याद रखना है, ट्रांसफ्यूजन टाइप याद रखना है, स्पेशली कौन सी कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट दिया जा सकता है वो तो बेसिक नाम से तुमको पता चल जाएगा। क्रायो से याद रखना है, सी क्रायो स्टैंड फॉर क्लोटिंग, सी स्टैंड फॉर क्लोटिंग फैक्टर। क्रायो में क्लोटिंग फैक्टर्स है, क्या है, क्लोटिंग फैक्टर्स है। प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए दिए जा सकते हैं, बट उसमें कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स भी है, क्लोटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। अच्छा, ग्रेनुलोसाइट्स भी दी जाते हैं, जिसको एफेरेसिस करके सेपरेट किए जाते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और ग्रेनुलोसाइट भी चढ़ाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी से अलग करते हैं। कलेक्शन के विदिन 4 आवर्स ट्रांसफ्यूज करना है, टेंपरेचर 20 से 24 डिग्री रूम टेंपरेचर बोल सकते हो, और ये न्यूट्रोफिल्स और ग्रेनुलोसाइट्स को रिप्लेस करते हैं। रेयरली यूज्ड है, कभी कोई पूछ ले तो ध्यान रखना है, न्यूट्रोपिनिया वाली कंडीशन में, या ऐसे इन्फेक्शन, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन जो एंटीबायोटिक को रिस्पांस नहीं कर रहा हो, उसमें चेंज करके देखा जा सकता है, या सीवियर टाइप ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस हो न्यूबॉर्न को, उस कंडीशन में, या न्यूट्रोफिल बॉडी में काम ही नहीं कर रहे, न्यूट्रोफिल्स डिसफंक्शन हो गया हो, उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि ग्रेनुलोसाइट ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, क्या हाल तुम्हारे, तुम्हारे यहाँ ज्यादा गर्मी तो नहीं, हमारे यहाँ तो बर्फ पड़ रही है अभी। हम्म तुम डरो मत, उधर नहीं आएगा। अब मैं गटक गया हूँ, अब कुछ नहीं है, खतरा टल गया। ये भाई क्या रीले बना रहा है, क्या कर रहा है पहलवान, तुम लगातार सिर्फ फोन से ही यूं करता, क्या कर रहा है, फोटो खींच रहा है, कुछ और तो नहीं कर रहा। पढ़ाई रिलेटेड कंटेंट में फोन यूज किया जा सकता है। हाँ, क्लास के बाद पढ़ के थक गए हो तो एक आध जुल्फी की रील देख लेना, नई रीलें आती रहती है। हाँ अभी नई रील आई भाई साहब यहाँ, वो देखा, उसने भी देखा है। यहाँ दो ऐसे लंबे लंबे लगाए ऐसे स्टैंड से, और उसके ऊपर चिड़िया बैठी और वो यूं 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 उड़ रही। अरे भाई साहब, इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, सोशल मीडिया आपका माइंड रीड करती है, आपने एक बार जो रील देख ली या सर्च कर ली ना, तो आपके आगे हमेशा वही आएगी, बार बार आएगी वो, है ना। तो मैंने जुल्फी जावेद के फॉलोअर्स काफी बढ़ा दिए हैं। हो गया ये, चल। अरे हो गया, चल हो गया अब। अबे क्या उतना तो था ही नहीं, तुम जुल्फी मेहनत हो गई कि ये 4 लाइन नहीं लिख पाए, हैं? हो गया, फिर का सर कर रहे हो, लिख लो, लिखा हुआ है टेबल के अनुसार लिख लो, कंपोनेंट, अमाउंट और कंडीशंस, तो कंटेंट क्या है सबका समरी है, जो लिखा उसका समरी है मेन कंपोनेंट्स का, कि पीआरईसी का यूनिट वेरी कर सकता है, यहाँ इसको देख के घबराना मत कि 180 से 200 है, ऐसे घबराना नहीं, यूनिट में वेरी अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन पॉलिसीज, कईयों में 285 ml होता है, कईयों में 300 ml होता है, कईयों में 250 ml होता है, तो यूनिट में वेरीज, आइडियली याद रख सकते हो। कंटेंट इसमें मेनली क्या होगा पीआरबीसी में भाई साहब, पीआरबीसी मेन आरबीसी होगी, बट डब्ल्यूबीसी का कुछ अमाउंट भी, वेरिएबल अमाउंट किसका रहेगा साथ में, डब्ल्यूबीसी का भी रहता है। ये तुमको पता क्लिनिकल रेस्पॉन्स क्या है, कि 1 ग्राम तो हीमोग्लोबिन बढ़ा देगा, 3% हेमाटोक्रिट बढ़ा देगा, और ये कितने घंटे बाद चेक कर सकते हैं भाई,
कितने घंटे बाद? 4 to 6 आवर्स। एक बात का ख्याल और रखना है, जब भी होल ब्लड और ब्लड बैंक से इश्यू हो गया, यानी कि रेफ्रिजरेटर से बाहर आ गया ब्लड बैंक वाले से, तो विद इन 30 मिनट्स आपको ट्रांसफ्यूज करना है। ऐसा क्वेश्चन आया था नोट सेट में, आएगा आगे, पॉइंट आएगा, वो तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिम्मेदारियों में आएगा। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? प्लेटलेट्स कितना बढ़ाता है एक यूनिट? 5 से 10,000, 5 से 10,000 बढ़ा देता है, ये भी ठीक है। एफएफपी, एफएफपी में मेनली है क्या? वॉल्यूम एक्सपेंडर है, प्लस कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स भी है, कोगुलेशन प्रोफाइल और फैक्टर्स को भी बढ़ाता है अप्रोक्सीमेटली 2%। इसके अलावा जो क्रायोप्रेसिपिटेट है, इसका वॉल्यूम 10 से 15 ml ही होता है, और ये भी वेरी कर सकता है, अप टू 30 ml होता है, अप टू 30 ml होता है। इसमें मेन फैक्टर्स है, फिब्रिनोजन है, फैक्टर 8 है, और वैन विलिबोर्ड फैक्टर्स, वॉन विलार्ड है कि वॉन विलिबोर्ड है, हाँ वो वाला फैक्टर्स भी है। और ये मेनली लो फिब्रिनोजन और हीमोफीलिया वाले केसेस में क्या लगाया जाएगा? क्रायोप्रेसिपिटेट लगाया जाएगा। पुराने बच्चों के तो ब्लड हो गया ना, पूरा पढ़ा गया, किसी ने पढ़ा दिया ना? ब्लड बाकी है? अच्छा, यूं यूं तो ब्लड का इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखने लायक, टीआरबीसी का स्टोरेज 35 से 42 डेज तक कर सकते हो। टेम्परेचर इसका 1 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस है, और मेनली एनीमिया वाले केसेस में चढ़ा देंगे, ये बात ठीक है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ा देगा और 3% हेमाटोक्रिट बढ़ा देगा। फिर आता है नंबर प्लेटलेट का। प्लेटलेट क्या करेगी? जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा हो, प्लेटलेट काउंट कम हो, उस कंडीशन में चढ़ाएंगे प्लेटलेट भाई, रैपिडली ट्रांसफ्यूज करेंगे, 15 से 30 मिनट में खत्म कर डालेंगे। इसके अलावा प्लेटलेट एक यूनिट कितना बढ़ा देता है? 5 से 10,000 बढ़ा देगा। स्टोरेज जो प्लेटलेट का है वो 5 to 7 डेज एट रूम टेम्परेचर, यानी कि 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर सकते हैं ना, या नहीं? फिर आता है फ्लैश फ्रोजन प्लाज्मा, एफएफपी। एफएफपी क्या करेगा भाई? इसमें है क्या? प्लाज्मा प्रोटीन प्लस क्लोटिंग फैक्टर है, प्लाज्मा प्रोटीन प्लस क्लोटिंग फैक्टर है। इसका स्टोरेज जो है -40 डिग्री पे, कितना? -40 डिग्री पे कितने टाइम तक करेंगे बेटा स्टोर? उधर नहीं देखना, इधर देखो, इधर हटाओ। अरे बेटा, एफएफपी कितने टाइम तक स्टोर करेगा? कितना करेंगे बेटा? हाँ, क्रायो भी कितना? 1 ईयर। भूलो नहीं भाई, भूला नहीं बनना है, याद रखो। दिमाग की धार बहुत कमजोर हो गई तुम्हारी, शार्पनेस चली गई, माइंड की है ना, इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तुम। वो एक बार मेरा वाला नुस्खा अपना, घरेलू नुस्खा, तो शार्प माइंड, तो शार्पन योर माइंड वाला नुस्खा एक बार अप्लाई कीजिएगा कि आधा बाल्टी पानी लें, जिसमें 2 बड़े चम्मच भर के सर्फ एक्सल टाइड डालें, और अगर किसी को लग रहा है कि दिमाग का छेद या उसकी शार्पनेस बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो 2 बूंद हार्पिक डालें। 15 से 20 मिनट तक उसमें डुबो के रखें, अच्छे से सुखा लें, और उसके बाद फर्क महसूस करें। पहले से फर्क महसूस करोगे आप। सच में हाथ से मत लेना कि ट्राई कर लो यार, पढ़ाई तो दिमाग में जा ही नहीं रही है, ऐसा करने का नहीं है, ये सिर्फ मजाक वाला नुस्खा है भाई, सीरियसली नहीं लेना। अगर किसी ने ऐसा किया उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं है। हो गया लिख के? मैंने बहुत बार नुस्खा अपनाया है, दिमाग की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो बता रहा हूँ ना, दिमाग की प्रैक्टिस 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 है। एक चीज को अगर आप कितनी बार पढ़ोगे तो याद हो ही जाएगा, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान लगा के पढ़ना है। दिमाग कहीं मंडरा रहा, किताब खोल के उसको 5 बार पढ़ रहे हो, कंसंट्रेशन से पढ़ ही नहीं रहे हो, तो दिमाग में क्या घुसेगा? और इमीडिएट रिवीजन बहुत जरूरी होता है। जिन बच्चों को कम याद होता है, सिंगल रीड से अगर बहुत सारे अलग अलग तरह के माइंड होते हैं, अगर फुल कंसंट्रेशन देके अगर मैंने एक बार रीड कर लिया, मतलब मुझे तो वो याद रहेगा, ये पक्का है। बट कुछ बच्चों को अगर वो याद नहीं रहेगा, तो उसको याद करने का तरीका ये है कि इमीडिएट रिवीजन का मतलब एटलीस्ट नेक्स्ट डे वापस पढ़ो, उसको वापस रिवाइज करो जल्दी से। वापस दोबारा पढ़ने में उतना टाइम तो नहीं लगेगा ना, तो आज अच्छे से पढ़ा तो कल वापस उसी टॉपिक को पढ़ोगे, तो उसके आधे से कम टाइम में हो जाएगा। 3 बार अगर किसी टॉपिक को पढ़ लिया जाए तो परमानेंट मेमोरी में चिपक सकता है। पर शर्त यही है, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है ना, ध्यान से, ध्यान लगा के, है ना, दिमाग में ख्याल कहीं और चल रहे हैं, एक लाइन रीड कर रहे हो, जाएगा नहीं मामला अंदर। अंदर की गंदगी बाहर आनी पड़ेगी, तभी ज्ञान वाली बात अंदर जाएगी। हो जाएगा, मेहनत करते रहो, जाएगा दिमाग में कुछ ना कुछ जाएगा, अच्छा होगा सब। चले आगे भाई, चले। ब्लड डोनेशन के टाइप्स। ऑटोलोगस, नाम से क्या समझ रहे हो? ऑटोलोगस, ऑटोलोगस का मतलब क्या है? अरे खुद का ही खून काहे लें दूसरों का ब्लड? हो सकता है बीमारी हो, इन्फेक्शन हो, दारू पीता हो, और कई लोग लगता है ये तो नॉनवेज खाता है, इसका खून मैं नहीं चढ़वाऊंगा। हाँ? तो ऐसे सारे विचार दिमाग से निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? खुद का ही ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा सकते हैं, और ये हमेशा प्लांट सर्जरी से पहले होगा। कब होगा? प्लांट सर्जरी से पहले। यानी कि पता है घुटने बहुत दुख रहे हैं, 2 साल से घुटने बदलवा लेते हैं, क्या करते हैं? घुटने बदलवा लेते हैं, स्टील के घुटने लगवा लेते हैं, टाइटेनियम के घुटने लगवा लेते हैं। ओल्ड एज में, बुढ़ापे में जब ये घुटने दुखेंगे तो ये बदलवाने पड़ते हैं। तो बदलवाने के लिए क्या करोगे कि प्लान किया है कि मैं अब घुटने बदलवाऊंगा, तो शेड्यूल्ड सर्जरी से पहले अपना ही ब्लड डोनेट करके ब्लड बैंक में जमा करते रहेंगे, 2-3 यूनिट जितना चाहिएगा, अपना ही ब्लड का यूनिट डोनेट करके ब्लड बैंक में स्टोर कर देंगे, और बोलेंगे भाई साहब मेरे को ये मेरा ही ब्लड इशू करना है। तो खुद का ब्लड लगाया, डिजीज की टेंशन खत्म, डिजीज की टेंशन खत्म, रिएक्शन की टेंशन भी खत्म कि ब्लड से रिएक्शन होगी, क्यों होगी भाई? खुद का ही तो है, होगी नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ऑटोलोगस डोनेशन है, डोनेशन ऑफ द क्लाइंट ओवन ब्लड बिफोर ए शेड्यूल्ड प्रोसीजर इज नोन एज ऑटोलोगस डोनेशन।
इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन और ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन को बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो रिएक्शन हो या इन्फेक्शन हो, डिजीजेज हो, उनके रिस्क को मिनिमाइज कर देता है। ऑटोलोगस डोनेशन उन पेशेंटों के लिए सूटेबल नहीं है जिसको बैक्टीरिया या ल्यूकीमिया है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ब्लड ऑलरेडी एबनॉर्मल सेल्स है, अब खुद का ही वापस काहे लगाना है, कम से कम दूसरे का लगाएगा तो कुछ नॉर्मल सेल्स तो बॉडी में आएगी। तो जिनको ल्यूकीमिया या बैक्टीरिया हो वो वाले पेशेंट ऑटोलोगस डोनेशन के लिए सूटेबल नहीं है, यानी कि खुद का ब्लड डोनेट करके लगवा नहीं सकते। A donation can be made every 3 days as long as the hemoglobin remain within safe range। ये बात काम की है। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि भाई साहब हर 3 दिन में जितना यूनिट चाहिए उतना हर तीसरे दिन डोनेट किया जा सकता है जब तक कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में रहेगा। तो नॉर्मल रेंज में रहने के लिए ब्लड की हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? ब्लड डोनेशन के लिए हीमोग्लोबिन कितना होना है? आएगा 14 16 12 सफिशिएंट। जिसका 12 से ऊपर हीमोग्लोबिन है दे सकता है खून। तो पेशेंट अपना यूनिट 2 3 यूनिट जितना है जब तक उसका हीमोग्लोबिन 12 रहेगा एवरी 3 डेज में एक यूनिट डोनेट कर सकता है। जैसे किसी पेशेंट को बोला नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है और आपको कितना यूनिट चाहिएगा? 2 यूनिट लगेगा, तो 2 यूनिट वो आराम से सर्जरी के 5 7 दिन पहले आके 1 यूनिट दे देगा, फिर अगले 3 दिन बाद फिर आके 1 यूनिट डोनेट कर देगा। बस हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर रहना है। Donation should begin within 5 weeks of transfusion date and end at least 3 days before the date of transfusion। ये भी काम की बात है। क्या है काम की बात? कि कितने वीक, क्योंकि ब्लड को स्टोर कितने टाइम तक कर सकते हैं आरबीसी को? कितने डेज? 35 से 42 डेज। तो इससे ज्यादा पहले करेंगे तो पुराना हो जाएगा, ज्यादा खुद ब्लड स्टोर नहीं कर पाएगा। 5 वीक और ट्रांसफ्यूजन से पहले एटलीस्ट, यानी कि सर्जरी से डेट से एटलीस्ट 3 दिन पहले ही देके फ्री हो जाना है। अदरवाइज बॉडी में हाइपोवोलेमिया होगा, इतना ब्लड वापस रिप्लेस नहीं हुआ होगा, बना नहीं होगा, तो सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसलिए सर्जरी से 3 दिन पहले तक दे सकता है और 5 वीक पहले इसे स्टार्ट कर सकता है। कुछ नहीं है रे, ऑटोलोगस डोनेशन का मतलब है प्लांट बड़ी सर्जरी जिसमें ब्लड लॉस के चांसेस हो। प्लांट सर्जरी का मतलब है किसी को घुटने बदलवाने हैं, किसी को हिप रिप्लेसमेंट करवाना है, आर्थराइटिस हो रखा हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे में होता ही होता है, घुटने सबके दुखते हैं बुढ़ापे में, बहुत नी रिप्लेसमेंट होता है। मेरे वार्ड में सारे नी एंड हिप रिप्लेसमेंट ही है, नी एंड हिप रिप्लेसमेंट। तो ये घुटने बदलवाने के लिए अगर प्लान किया हो तो दूसरे का ब्लड काहे लगाएं भाई? अगर खुद का हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर है तो खुद का ब्लड लगाएंगे, जिससे डिजीज का टेंशन खत्म और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन की रिस्क भी मिनिमाइज हो जाएगी। ऐसा करने के लिए सर्जरी से 5 वीक पहले ब्लड डोनेशन स्टार्ट कर सकते हो और सर्जरी की डेट और ट्रांसफ्यूजन डेट से 3 दिन पहले तक दे सकते हो और हर 3 दिन बाद दे सकते हो। बस शर्त यही है, आपका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर रहना चाहिए। नॉर्मली ब्लड डोनेशन कितने ड्यूरेशन के बाद करना चाहिए? डोनर की कंडीशंस क्या है? हाँ, 90 डेज ब्लड डोनेशन हर 90 डेज में कर सकते हो आप, हर 90 डेज में कर सकते हो, क्योंकि वो डोनेट कर रहे हो, किसी और को दे रहे हो, किसी और को दे रहे हो, इसलिए डोनेट कर रहे हो। तो एटलीस्ट जो ब्लड आपकी बॉडी से निकला है सारे कंपोनेंट्स को वापस नॉर्मलाइज कंडीशन में आने के लिए एटलीस्ट 90 डेज लग जाते हैं। कितने? 90 डेज लग जाते हैं। इसलिए 90 डेज से पहले ब्लड डोनेशन नहीं लेते हैं, क्योंकि ब्लड जब भी देने जाते हो सीधा सा पूछता है लास्ट डोनेशन कब। तो लास्ट डोनेशन कब? तो मोर देन 90 डेज हो तो ही आप एलिजिबल हो। दिया है ब्लड किसी ने? लड़कियों ने भी दिया, शाबाश। 20 साल का ही नहीं हुआ, 26 बार कैसे दे दिया बे? नहीं बेइज्जती नहीं ना, मैं रियलिटी में ला रहा भाई। अच्छी बात है, देना चाहिए, शाबाश। आप खुश हो जाओ, तारीफ कर दी। बेइज्जती कुछ नहीं होती। मैंने बताया था तुमको कि एक स्टूडेंट को ऐसा कभी फील नहीं होना चाहिए कि वो मेरी इंसल्ट कर दी सर ने। क्या इंसल्ट होगी बे? क्या इंसल्ट हुई? क्या हुई है इंसल्ट? है? नहीं होती? हाँ वही कह रहा हूँ। अरे इज्जत बनाने के लिए आए हुए हो ना, तो इंसल्ट हुई कहाँ से? नहीं हुई ना, कुछ नहीं हुई। ऐसा पर्सनल गाली तो दी नहीं है कि तुमको इंसल्ट हो गई है ना, तो कोई इंसल्ट नहीं होती। कुछ डांट दिया, क्वेश्चन नहीं आ गया, मजाक बना दिया, इससे इंसल्ट नहीं हुई है, कुछ नहीं होता। क्या है कि इंसल्ट हुई है? इज्जत बड़ी है तुम्हारी। समझ गए ऑटोलोगस भाई लोग? ऑटोलोगस डोनेशन समझे कि नहीं समझे? वरना मैं उधर आऊँ। हो गया क्या, समझ में आया? अरे कुछ नहीं, ऑटोलोगस जिसको सर्जरी करवानी हो प्लांट खुद का ब्लड डोनेट करके ब्लड बैंक में रख देगा, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस नहीं, बीमारियों के चांसेस नहीं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के चांसेस नहीं। और ये कौन कर सकता है? जिसका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर रहेगा, हर तीसरे दिन डोनेट कर सकता है। सर्जरी से 5 वीक पहले स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि ब्लड स्टोरेज का टाइम जो पीरियड है वो 35 से 42 डेज ही है, इसलिए 5 वीक पहले और सर्जरी से 3 दिन पहले बंद करना है। सर्जरी से 3 दिन पहले तक ब्लड डोनेट कर सकता है, बस। अब चलते हैं आगे। अब चल ले। दूसरा आता है ब्लड सैल्वेज। क्या हुआ साहब, किधर है? हाँ, क्या हुआ? नहीं है, पड़ोसी ने लिखा है बेटा। तो मैं यार आधा घंटे से बोल रहा हूँ इस पे, मैंने इतने भाषण भी दे दिए, इज्जत इंसल्ट वो सब इस स्लाइड में थोड़ी था। स्पीड बढ़ा बेटा, कछुआ चाल काहे चलती हो? हम्म? चौंच ना लगा रहे। नेक्स्ट इज ब्लड सैल्वेज। नेक्स्ट क्या है? ब्लड सैल्वेज। बालिकों, क्या हुआ है? कौन दिक्कत है? का क्या हुआ मेरे से बताओ। समझ नहीं आया? तो लोग दोबारा बोलो। हाँ हाँ हाँ। अरे बेटा दूसरों को दे रहे हो, दूसरों को दोगे तो बॉडी में वॉल्यूम रिप्लेसमेंट तो चाहिए ना। तो ये तो खुद के लिए दे रहे हैं, थोड़े दिनों में खुद के भी लगा जाएगा ना, तो वॉल्यूम आ जाएगा ना। ऐसे नॉर्मल ब्लड डोनर की कंडीशन है वो 90 डेज, ये ऑटोलोगस की कंडीशन अलग है। ब्लड सैल्वेज क्या है कि ये पेरी ऑपरेटिव सेल सैल्वेज है। एक सेल सेवर मशीन आती है, देखी होगी किसी ने? नहीं देखी होगी, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में गए नहीं तुम। इसमें होती है बहुत महंगा आता है किट, मशीन और किट दोनों। तो क्या करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, जैसे बड़ी सर्जरीज होनी है
बहुत बड़ी सर्जरी चल रही है, 8-10 घंटे चल रही है, ब्लड लॉस एटलीस्ट 1 लीटर 2 लीटर तक हो सकता है, तो क्या करेंगे, उसको बहाएंगे थोड़ी, सक्शन करेंगे, सक्शन करके सेल सेवर मशीन है, सेल सेवर मशीन से वापस फिल्टर करके पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर देंगे। यही क्या कहलाती है, सेल सेवर मशीन है, कि जबेस और वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है उसको रिमूव करती है, फिल्टर करती है, और फिल्टर करके पेशेंट में वापस रीट्रांसफ्यूज कर देते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। इसी को बोलते हैं ब्लड सैल्वेज, पेरी ऑपरेटिव सेल सैल्वेज कहलाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट के जो ब्लड लॉस हुआ है, बॉडी कैविटीज से बहुत बड़ा ब्लड लॉस हुआ है, और उसी को सक्शन में लेके पेशेंट को वापस रीट्रांसफ्यूज किया है फिल्टर के बाद, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये ब्लड सैल्वेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्लड सैल्वेज कहलाएगा। तो ब्लड सैल्वेज इन एन ऑटोलॉगस डोनेशन दैट इन्वॉल्व्स सक्शनिंग ब्लड फ्रॉम बॉडी कैविटी, जॉइंट स्पेस और अदर क्लोज्ड बॉडी साइट ड्यूरिंग सर्जरीज, बट सर्जरीज जिसमें ब्लड लॉस ज्यादा हो सकता है, लाइक जॉइंट रिप्लेसमेंट, कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज, इन कंडीशनों में ब्लड लॉस ज्यादा होता है, सक्शन करना है, मशीन के थ्रू जाएगा, फिल्टर होकर बैग में कलेक्ट होगा और उस बैग से वापस रीट्रांसफ्यूज कर देते हैं, और यही मशीन बाकी ब्लड के डेब्रिस और उसको सबको वॉश कर देगी, रिमूव कर देगी और पेशेंट को वापस रीइंफ्यूज कर देगी। ब्लड सैल्वेज एक सिंपल सा प्रोसीजर है। ऐसी बड़ी सर्जरीज जिनमें ब्लड लॉस ज्यादा हो, उसमें वो मशीन लगाई जाती है जिसमें बॉडी कैविटीज से ब्लड को सक्शन से सक करते हैं और उस मशीन के थ्रू फिल्टर करके पेशेंट को वापस रीट्रांसफ्यूज कर देते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोलॉगस ब्लड सैल्वेज, पेरी ऑपरेटिव ब्लड सैल्वेज, यानी कि ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट के कैविटीज से या सर्जरी के प्रोसीजर में जो भी ब्लड लॉस हो रहा है उसको सक्शन से सक करके स्टोर करना है, और एक सेल से मशीन है उससे फिल्टर करके पेशेंट को वापस रीट्रांसफ्यूज कर देना क्या कहलाता है, ऑटोलॉगस सेल सैल्वेज कहलाता है। बॉडी कैविटी से सक्शन करेंगे, सक्शन करेंगे तो एक मशीन है, उसमें एक बैग होगा, कलेक्टिंग बैग, उस बैग में जाएगा, उस बैग की ट्यूबिंग मशीन से कनेक्ट होगी, और अब वो बैग से ब्लड मशीन फिल्टर करके वापस दूसरे बैग में फिल्टर्ड ब्लड को कलेक्ट करेगी। वो जो फिल्टर्ड बैग में ब्लड कलेक्ट हुआ है वो पेशेंट को वापस रीट्रांसफ्यूज कर देंगे। क्या करेंगे, रीट्रांसफ्यूज। और ये भी टाइप कौन सा है, ऑटोलोगस है। क्या है, ऑटोलोगस, क्योंकि पेशेंट का खुद का ब्लड ही रीट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। और ऑटोलोगस डोनेशन क्या था कि बड़ी सर्जरी से पहले खुद का ही ब्लड डोनेट कर दो, और डोनेशन स्टार्ट किया जा सकता है सर्जरी से 5 वीक पहले, 5 वीक का मतलब 35 डेज, और सर्जरी से 3 दिन पहले तक डोनेट कर सकते हो, एवरी 3 डेज में डोनेट कर सकते हो, बट एचबी आपका 12 से ऊपर रहना है। एचबी कितना रहना है, 12 से ऊपर रहना है। वही आपका स्टोर्ड ब्लड ड्यूरिंग सर्जरी आपको वापस चढ़ा दिया जाएगा, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस, डिजीजेस के चांसेस कम हो जाएंगे, और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका ही खून है वो। अब खून का मतलब औलाद ही थोड़ी होता है, देखो हंस रहे हो। अपना माइंड इतना चंचल होता है साथिर कि नेगेटिव पॉइंट्स और नेगेटिव मीनिंग पे सबसे पहले जाता है तुरंत, है ना। मैंने बोला क्योंकि वो आपका ही खून है, भाई साहब हंसने लगे, आपका ही खून है इसका मतलब क्या है, वो तुम्हारी औलाद है, ऐसा नहीं है। किसको, एक जैसे ही दिखेंगे प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और क्रायो, तीनों एक जैसे ही दिखेंगे। अमाउंट से आइडेंटिफाई करना है, क्रायो बहुत कम सा होगा और प्लेटलेट भी थोड़ा कम होगा, एफएफपी का अमाउंट ज्यादा होगा। किसको, क्या वो तुम्हारा खून है। ऑटोलॉगस डोनेशन और सेल सैल्वेज समझे कि नहीं समझे, या फिर से बक्के समझाऊं, आ गया, बहुत बढ़िया, होशियार बच्चे हमारे। चलो नेक्स्ट इज डेजिग्नेटेड डोनर। डेजिग्नेटेड डोनर नाम से दिख रहा है कि डेजिग्नेटेड डोनेशन अकर्स व्हेन द रेसिपिएंट सेलेक्ट देयर ओन कंपैटिबल डोनर। और भाई साहब रिश्तेदार बुलाए, दोस्त बुलाए कि खून लगना है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है भैया, आओ खून दो, है, आओ और खून दो, ये डेजिग्नेटेड डोनर है। और पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप हो पर्टिकुलरली वही, तो वही डेजिग्नेटेड डोनर कहलाएगा। बाकी हॉस्पिटल्स के ब्लड बैंक अपने आप एक्सचेंज करते हैं, कोई सा ग्रुप दे दो, 4 यूनिट देना है, पेशेंट का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, आपको डोनर चाहे कोई सा ग्रुप का लाए, जब तक कि रेयर ब्लड ग्रुप ना हो, ब्लड बैंक वाला ऑटोमेटिक एक्सचेंज करके आपके ब्लड ग्रुप का देगा। बस उसको तो बदले में डोनर चाहिए, बदले में क्या चाहिए, डोनर चाहिए। अगर रेयर ब्लड ग्रुप वाले हैं तो भाई रेयर ब्लड ग्रुप पूरी दुनिया में ही कम है, तो आपको पर्टिकुलर डोनर ढूंढना होगा, नहीं मिलेगा तो ब्लड बैंक वाला देगा ही, पर फिर भी वो कोशिश यही करता है कि कोई डोनर ढूंढ लाए, है ना। Donation does not reduce the risk of contracting infection transmitted by the blood. However, recipient feel more comfortable identifying their donor. भाई साहब डोनर ढूंढ के लाने से इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो मैं जानता हूँ इसको, तो इसको कोई बीमारी भी नहीं है, दारू भी नहीं पीता, इससे मेरे को बीमारी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं, हाँ होता है वो दिखता नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है, ये सिर्फ भ्रम है, एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि डोनर मेरे जानकार के हैं, है ना, डोनर को मैं अच्छे से जानता हूँ, इसको कोई बीमारी नहीं है, मुझे बीमारी की चांस कम है, ऐसा नहीं होगा। तो डोनर में अभी तक देखा आपने कि ऑटोलोगस डोनर है, ऑटोलोगस ब्लड सैल्वेज है, और डेजिग्नेटेड डोनर है। क्या है, डेजिग्नेटेड डोनर। ऑटोलोगस डोनर बड़ी सर्जरी से पहले खुद का खून जमा कर देता है,
35 दिन पहले से शुरू कर सकता है सर्जरी की, और सर्जरी के 3 दिन पहले बंद कर देने का है। तीसरे दिन दे सकता है जितने यूनिट चाहिए, बस उसका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर रहना है। ये क्या कहलाता है? ऑटोलोगस डोनर। दूसरा आता है ब्लड सैल्वेज। बड़ी सर्जरी में जब खुद का ब्लड लॉस ज्यादा होना है तो जो बॉडी कैविटी से ब्लड को सक्शन करेंगे, सेल सेवर मशीन से फिल्टर होकर बैग में कलेक्ट कर लेंगे और वही फिल्टर ब्लड वापस पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। इसको ब्लड सैल्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड सैल्वेज। और ब्लड सैल्वेज के लिए हमेशा जो मशीन यूज ली जाती है उसका नाम होता है सेल सेवर। क्या नाम होता है? सेल सेवर। ये भी याद रखो, लिख लो, नहीं लिखा है तो। सेल सेवर। सेल सेवर का मतलब यह है ब्लड की सेल्स को क्या कर रहा है? सेव कर रहा है, स्टोर कर रहा है। और डेजिग्नेटेड डोनर वही है कि पेशेंट ने कंपैटिबिलिटी ब्लड के वाले ग्रुप वाले इंसानों को पकड़ के लाएगा और ब्लड डोनेट करवा देगा। इससे उसको लगेगा मैं जानता हूं इसको बीमारी नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। बीमारी हो सकती है, जांचें तो होनी है, स्क्रीनिंग होगी। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस किसको कहा जाता है? कौन सा हेपेटाइटिस पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस कहलाता है? ABCDE बताओ। है यू? ठीक है। किसको कहते हैं? हेपेटाइटिस सी को पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस कहलाता है। या फिर पोस्ट हीमोडायलिसिस हेपेटाइटिस पूछा हो तो भी कौन सा है? सी। वो ही नहीं होगा, वो सी होगा, याद रखना है। चलें, डेडिकेटेड डोनर हो गया। ओ भाई साहब, खत्म नहीं हुआ है। ये बात सिर्फ इतनी है कि फोकस ऐसा रखना है कि बीच में विकल्प ना आए। फोकस्ड रहना है, पढ़ने का है, नो ताका झांकी इधर उधर सपने पूरे करने हैं। हाँ कर सकते हो, बस गोल पे डिस्टर्बेंस वाला नहीं होना चाहिए, है ना? ध्यान रखोगे। अब तुम्हारी जिम्मेदारियां निभाओ, क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नागरिक हो भारत के। तो आप दिखाओ भाई जिम्मेदारी। द नर्स शुड आस्क द पेशेंट अबाउट ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे पेशेंट से पूछोगे पहले कभी खून लगा है, और लगा है तो कुछ हुआ है। ठंड लगी, बुखार आया, खुजली हुई, लाल लाल रेसे चकते हुए, ये सब पूछने का है। फिर करेंगे वाइटल साइन, और वाइटल साइंस आर एसेंशियल साइन, कार्डिनल साइन, और ये इंसान के फिजियोलॉजिकल सिचुएशन और कंडीशन को डिनोट करते हैं। और फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होता है बेटा? दर्द। इन इमरजेंसी सिचुएशंस कौन है वो? परला। हाँ ठीक है। A large volume of refrigerated blood infused rapidly through CVP line can cause cardiac dysrhythmia। यानी कि ठंडा ब्लड चढ़ाने से क्या होता है? कार्डियक डिसरिथमिया करता है। तो इसलिए बॉडी टेम्परेचर पे लाना है ब्लड को। कितना? बॉडी टेम्परेचर पे लाना है, यानी कि 37-38 डिग्री तो लाना ही लाने का है। ब्लड को रिवार्म करना है। मशीन देखी तुमने रिवार्मिंग? आज मैं फोटो डालना भूल गया, कल फोटो दिखाएगा। मशीन दो तरह की आती है। एक तो बैग को पूरा एक बॉक्स वाली मशीन है, उसमें लगा देते हैं। एक वाली होती है ट्यूबिंग पे टेम्परेचर सेट वाली, एक मशीन है इतनी सी, उसमें 38 डिग्री 37 डिग्री सेट कर दो। और अब बीटी सेट है जो उसकी ट्यूबिंग होती है, उसमें अंदर बीटी सेट को डाल दो। अब ब्लड जब भी बैग से उस ट्यूबिंग से होके जाएगा, मशीन की ट्यूबिंग से, तो ऑटोमेटिक गर्म होके जाएगा, बॉडी टेम्परेचर पे आएगा। उसका फोटो दिखाएंगे कल। कल ही मेरे वार्ड में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था तो मैंने फोटो खींच लिया वहां है। वो इधर डालना भूल गया, आज कल डालेंगे। No solution should be other than normal saline should added in the blood component. The only solution which is compatible with the blood is कौन है वो? नॉर्मल सेलाइन NS ओनली कंपेटिबल, वो भी 0.9 वाला। कौन सा? 0.9% सोडियम क्लोराइड, और NS ही हमेशा ब्लड के साथ कंपेटिबल है। बाकी सॉल्यूशंस नहीं देना है, वो कंपेटिबल नहीं है, हिमोलाइसिस कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि नॉर्मल सेलाइन सिर्फ उसी से लाइन को ओपन रखेंगे, ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है साथ में। मेडिकेशंस आर नेवर एडेड टू ब्लड कंपोनेंट। कोई भी किसी भी तरह की दवा उसमें नहीं मिलानी है। किसी भी तरह की मेडिकेशंस, पता चला पेशेंट को कुछ हो रहा है या एंटीबायोटिक देनी थी, ब्लड बैग में मिला दी, क्या है ब्लड ही जा रहा है, अरे भाई साहब सारा मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना? तो उसमें नहीं मिलाना है, ध्यान रखना है। तो अवॉइड द रिस्क ऑफ सेप्टिसीमिया, इन्फ्यूजन शुड नॉट एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमेशा ख्याल रखना है कि जितना टाइम ड्यूरेशन है उसी ड्यूरेशन में ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देना है। अगर 8 घंटे तक बैग को वहीं लटका के रखा तो भाई साहब उसमें बैक्टीरिया बन जाएंगे, उसका टेम्परेचर बैक्टीरिया के लिए सूटेबल हो जाएगा और बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे और सेप्टिसीमिया में चला जाएगा पेशेंट। इसलिए जो प्रेस्क्राइब टाइम है पर्टिकुलर ब्लड कंपोनेंट का, उसी टाइम में ब्लड को इन्फ्यूज करना है, उसी टाइम में ब्लड को इन्फ्यूज करना है। इसके अलावा ब्लड एडमिशन सेट शुड बी चेंज्ड विद ईच यूनिट ऑफ ब्लड। हमेशा जितने यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, बीटी सेट को नया लेने का कष्ट कर ले, क्योंकि इसमें क्लॉट बन सकते हैं। तो नया लेने में कोई हर्ज नहीं है, रिस्क लेनी नहीं है, इसलिए चेंज कर देते। वैसे हॉस्पिटल में करते नहीं, और करना है प्रैक्टिकली करना है, कुछ नहीं करते। अरे भाई साहब हम तो ओटी में ब्लड लगाए 10-10 यूनिट एक साथ मरीज को, कोई चेंज नहीं करता। इधर खत्म हुआ, उसका निकाला, इसमें ठूसा, चला, कुछ नहीं था। जब रैपिडली 5-7 यूनिट दे रहे हो तो कोई नहीं करता है। हाँ अगर ड्यूरेशन थोड़े देर घंटे बाद दे रहे हो तो चेंज करोगे। तो ये जिम्मेदारियां निभाते हुए चलना है तुमको। तो ये जिम्मेदारियां क्या क्या है भाई साहब? हिस्ट्री पूछनी है, पहले खून चढ़ाया है, खुजली हुई थी, एलर्जी हुई थी, रिएक्शन हुई थी, ये सब पूछने का। वाइटल साइन मॉनिटर करने, सारा पैरामीटर्स नॉर्मल हो। फीवर हो तो नहीं चढ़ाएंगे, वेट करेंगे, ये ध्यान रखना है। बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो भी वेट करना है, बीपी नॉर्मलाइज आने पे ही चढ़ाएंगे। इसके अलावा जितनी ड्यूरेशन में ब्लड चढ़ाना है उतनी प्रेस्क्राइब ड्यूरेशन में चढ़ाना है, अदरवाइज सेप्टिसीमिया के चांसेस बढ़ जाएगा। इसके अलावा क्या है?
कि बहुत ठंडा खून नहीं देंगे भाई साहब, ठंडा फ्रिज से निकाला और तुरंत चढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करेगा, नहीं तो कार्डियक ठंडी चीज अंदर गई, दिल को ठंड लग जाएगी, फड़फड़ाएगा ही मुंह भाई साहब, तो कार्डियक डिसरिथमिया कर देगा, क्या कर देगा, कार्डियक डिसरिथमिया कर देगा। कोई भी दवाई उसमें ऐड नहीं करेंगे, किसी भी तरह की मेडिकेशंस ऐड नहीं करेंगे, और जो बीटी सेट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, हर यूनिट के साथ बदल देने का है। ये जिम्मेदारियां निभा लोगे तुम, जिम्मेदार लोग हैं? कई लोग हाँ भी नहीं बोल रहे, देखो गैर जिम्मेदार। अगर हाँ ही नहीं बोल सकते हो तो काहे जिम्मेदारी निभा पाओगे तुम? तुमसे उम्मीद नहीं हमको। लिख लिया? समय को धक्का ना दें, वो अपने ही टाइम से और अपने ही स्पीड से चलेगा। हुँ? इसलिए वक्त को धक्का लगाने की कोशिश ना करें कि रात को वक्त दो गुजरने के लिए, सूरज अपने ही वक्त पे निकलेगा। तुम बार बार घड़ी देखोगे और कि सुबह हो जाए, ऐसा नहीं है ना, अपने ही वक्त पे निकलेगा वो। चले आगे अब, और जिम्मेदारी निभाओ। अरे जिम्मेदार हो कि नहीं हो तुम, गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हो। निभाओ जिम्मेदारी, निभाओ और निभाओ। भाई साहब चेक करनी है डेट, डेट ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ एक्सपायरेशन, दोनों देखनी है, एक्सपायर्ड ब्लड नहीं चढ़ाना है। बैग का लीक देखेंगे, abnormal कलर, क्लॉट, बबल्स, ये सब चेक करेंगे कि कुछ अंदर मामला गड़बड़ तो नहीं है, तो बैग को अच्छे से देखने का है। इसके अलावा ब्लड मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड एज सून एज पॉसिबल, इफ द ब्लड इज नॉट एडमिनिस्टर्ड विद इन 20 to 30 मिनट्स, रिटर्न इट टू द ब्लड बैंक। यही पॉइंट क्वेश्चन था। अगर सिंगल वैल्यूम पूछे तो लास्ट 30 मिनट्स में इंफ्यूज करने का ही करने का है। पहले कर दो तो और अच्छी बात है, 20 to 30 मिनट, 20 में स्टार्ट कर दिया, लाते ही कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लास्ट लिमिट है आपकी 30 मिनट, अदरवाइज रिटर्न बैक टू ब्लड बैंक, रिटर्न बैक टू ब्लड बैंक, याद रखने का है। और अपने वाइड में फ्रीज पड़ा है, आलस करके उसमें पटक दिया, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का है। हमारे यहाँ बिल्कुल ब्लड का अगर नहीं लगा है, तुरंत कॉल आता है, वो इश्यू हो गया ना, तब उस पेपर पे लिख के देता है, ब्लड इश्यूइंग फॉर्म होता है, उसमें टाइम डालता है, 30 मिनट्स होते ही कॉल आता है, पेशेंट के ब्लड स्टार्ट कर दिया। अगर नहीं किया है तो कारण पूछेगा, वापस मंगाएगा, दूसरा बैग देता है। तो ध्यान रखना है, लास्ट 30 मिनट लिमिट है, अगर फ्रीज से बाहर आ गया मतलब 30 मिनट में चालू कर देने का है, 30 मिनट्स में स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे टेम्परेचर लाना है, और उस बॉडी टेम्परेचर पे लाना इसलिए जरूरी है, ठंडा करोगे तो क्या होगा, हाँ डिसरिथमिया हो जाएगी और ठंड भी लगेगी। इतनी जिम्मेदारियां निभा दो तुम, बाकी सब अच्छा होगा। तो आज के ब्लड के कंपोनेंट के बारे में वक्त आ गया है कि दो क्वेश्चन तुमसे पूछ ले, ताकि कलेजे में ठंडक पड़ जाए। भाई पैक कर लिया था बेटा, शाबाश। कहाँ जाओगे, चांद पे? तो काहे इतनी जल्दी है बेटा, कहाँ जाओगे? कुछ नहीं होगा 5 मिनटों से, कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ जी बेटा, एक्सक्यूज। हाँ बिल्कुल। नॉर्मल जो फ्रिज होता है वो 1 to 6 डिग्री टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं कर सकता। आप बार बार खोलते हो फ्रिज, टेम्परेचर डाउन जाता है, बार बार सामान लोगे, इसलिए वाट वाले यूनिट में फ्रिज में ब्लड नहीं रखना है। अगर नहीं लगा रहे हो भेज दो ना भाई, क्या करोगे रख के, भेज दो, काहे रिस्क लेना है, बेटा बेटा। तो बात इतनी थी, कितनी थी, क्या बताएगा बेटा? मतलब डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हो कि मैं क्वेश्चन पूछ लूं उससे पहले मेरे से क्वेश्चन पूछ ले ताकि बच जाए सर, ऐसा नहीं चलेगा, पहले मैं पूछेगा उसके बाद तुम पूछना। हाँ तुम बताओ, फिर तुम ही बताओ, क्या बताओगी? तुम इतना बता दो हमको कि क्रायोप्रेसिपिटेट कितने दिन तक कितने टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे, है? बहुत बढ़िया बात, शाबाश। इसके अलावा, इसके अलावा प्लेटलेट को कितने दिन तक करेंगे बेटा? प्लेट, हाँ प्लेटलेट को रूम टेम्परेचर पे कितना दिन, 5 to 7 डेज तक कर सकते हैं। एचडीपी क्या होता है बेटा? एचडीपी क्या होता है, फुल फॉर्म? पड़ोसी ना, एचडीपी, वेरी गुड। कौन देगा, कैसे देगा? ओए, बदतमीज। हाँ, मजाक कर रहे? हाँ है बेटा। सिंगल डोनर कौन होता है भाई? सिंगल डोनर, सिंगल डोनर, ब्लड बैंक गया, प्लेटलेट निकाला और डोनेट कर दिया, वो क्या कहलाएगा, सिंगल डोनर कहलाएगा। इसके अलावा प्लेटलेट को स्टोर हम 5 to 7 डेज रूम टेम्परेचर पे करेंगे, और एफएफपी कब करेंगे बेटा, कितने दिन तक करेंगे एफएफपी को स्टोर? उधर ना देखें, कान बंद कर ले, सिर्फ मुंह से बोले। हाँ बराबर वॉच रख रहा हूं मैं, कौन बोलता है देखता हूं मैं। हाँ बेटा, 1 1 ईयर तक कितने डिग्री पे रखेंगे बेटा, बेटा कितने डिग्री पे रखेंगे? अरे यार, माइनस से टेम्परेचर प्लस में होता हुआ प्रेसिपिटेट कौन सी कंडीशन में देंगे? वेरी गुड, शाबाश कोयले मेरे। हाँ अब असली कोयलों का नंबर। हाँ हाँ, अब सिर्फ इतना बताओ कि क्या बताओगे, तुम सिर्फ इतना बताओ, फॉर्म्ड एलिमेंट और फॉर्म्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लड किसको कहते हैं? मैंने बहुत बार बताया था क्लास के शुरू में, फॉर्म्ड कंपोनेंट या फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड किसको बोलते हैं, है बेटा? ना रे, अरे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट को, ध्यान दे ध्यान। अरे छोड़, चप्पल दूसरी ले लेंगे। कितना हेमेटोक्रिट बढ़ जाता है बेटा एक यूनिट से? ओए मूर्ख,
HB कितना बढ़ेगा बेटा, बैठ के बता दे, 1 किससे किससे बढ़ेगा, प्लेटलेट से, क्रायो से, फिर किससे बढ़ेगा 1 ग्राम। भाई साहब क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से प्रिवेंट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कैसा ब्लड दे सकते हैं, अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही हो तो वोस्ट है पीआरबीसी, वोस्ट पीआरबीसी देना है ना। और सेल सेवर क्या है, ड्यूरिंग सर्जरी खुद का ही ब्लड फिल्टर करके वापस जाने का जो सक्शन में लिया। धन्यवाद।